नमस्कार, 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूसीसी को लेकर छिड़ी बहस के बीच इस मुद्दे पर मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलता दिख रहा है। आपके संगठन महासचिव संदीप पाठक ने कहा है कि यूसीसी का सैद्धांतिक समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 44 भी यही कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि इस मुद्दे पर सभी धर्म और राजनीतिक दलों से बातचीत होनी चाहिए। सबकी सहमति के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए। वहीं बता दें कि पीएम मोदी के बयान के बाद समान नागरिक संहिता पर देश भर में बहस तेज हो गई है। मंगलवार 27 जून को भोपाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। तो यूसीसी पर सरकार को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलता दिख रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि यूसीसी को सैद्धांतिक रूप से समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में भी लिखा है। आर्टिकल 44 के तहत उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 44 भी कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि इस मुद्दे पर सभी धर्म और राजनीतिक दलों से बातचीत होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं इस बयान के बाद विपक्षी एकजुटता में करारा झटका लगा है। आपको बता दें कि यूसीसी पर विपक्ष को झटका लगा। एक तरफ जहां सभी विपक्षी दल एक सुर से यूसीसी का विरोध करते नजर आ रहे थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या यूसीसी को आम आदमी पार्टी ने खुले रूप से समर्थन कर दिया है? देखिए दिनकर, बिल्कुल यूसीसी को लेकर जो है विषय जो छिड़ी हुई बहस थी उस पर जो है साफ तौर पे आम आदमी पार्टी के जो संगठन मंत्री हैं संदीप, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उसका जो है वो समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि आर्टिकल 44 में भी ये लिखा हुआ है कि उस तरीके से संविधान है, लेकिन उसके बाद भी बात की जाए विपक्ष को देखते हुए, जहाँ विपक्ष को लेकर एक तरफ मीटिंग चल रही थी तो अब विपक्ष से जो है करारा जवाब इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया है कि यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि इस मुद्दे पर सभी धर्म और राजनीतिक दलों के बीच में बातचीत होनी चाहिए, सबकी सहमति के बाद इसे लागू करना चाहिए। हालांकि यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी साधा। तो संदीप पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली में शामिल है कि जब भी चुनाव आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्स को मुद्दे को लेकर यहाँ पर ये चले आते हैं, लेकिन पाठक ने आगे भी भाजपा यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने पे इस मुद्दे को करने को कोई लेन देन नहीं है। भाजपा सिर्फ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिकेट करती है, ताकि देश में डिवाइडर पैदा हो जाए। एक तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी इनको समर्थन देते हुए नजर आ रही है। पहले जो विपक्ष था, विपक्ष पहले जो है एकजुट होने का प्रयास कर रहा था। जो पटना में जो बैठक हुई थी तो उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 को लेकर घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक भाषण दिया था यूसीसी को लेकर, तो उस पर धारा जो 44 जो था उसको लेकर वो साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि इसमें साफ है कि एक साथ जो है समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो यूसीसी पर क्या विपक्ष को करारा झटका लगा है? क्योंकि जहां एक तरफ लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा था, आम आदमी पार्टी समर्थन करते दिख रही है। बिल्कुल दिनकर, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा था तो उस पर जो है आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दिया यूसीसी को लेकर। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के अंदर अपना भाषण दिया था कि यूसीसी भी होनी चाहिए, लेकिन संविधान के अलावा बता दें कि जो 44 है तो उस पर भी कहा है कि इसमें जो है पूरे धर्म और जातिगत के लोग हैं उनसे एक बैठ के जो है बातचीत करनी चाहिए। तो उसको देखते हुए जो यहाँ पर विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा था कि 2024 में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है और किस तरीके से वोटिंग को लेकर यहाँ पर जो है बहस चल रही थी, लेकिन अब विपक्ष को लगता हुआ नजर आ करारा जवाब जो है छुटता हुआ नजर आने लगे। आम आदमी पार्टी ने जो अपना समर्थन दिया है तो इससे यही लगता है कि विपक्ष की जो एक तरफ थी सफलता जो हासिल करने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से कामयाबी लगाए हुआ था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी वो यूसीसी को लेकर अपना समर्थन देते हुए नजर आ रही है। जी नितिन, यानी कि जिस तरीके से 2019 के आसपास 370 को लेकर आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया था, वैसे ही अब यूसीसी को लेकर भी आम आदमी पार्टी एक साथ दिख रही है बीजेपी की। तो क्या जो विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई थी पटना में, क्या उससे बिल्कुल अपने आप को अलग करना चाह रही है आम आदमी पार्टी, इसलिए समर्थन कर रही है?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 370 को लेकर जो है विपक्ष पहले भी जो है हमलावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे होता रहा था, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी अपना समर्थन दे रही थी। लेकिन आज फिर से यूसीसी को जिस तरीके से यूसीसी जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था भोपाल के अंदर, उसमें कहा कि यूसीसी को जो है समर्थन देते हुए आम आदमी अपना जो है नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष को एक कैडा झटका भी लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले भी इस मामले को लेते हुए विपक्ष की तरफ से अलग थी। जब 370 धारा जो हटाई गई थी तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के साथ थी, उसमें कहा कि अच्छा कार्य 370 जो हटाई है उसमें बहुत अच्छी तरीके से जो काम किया। लेकिन उसके बाद अब यूसीसी की जो बात की जाए तो इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन देते हुए खुद जो संगठन मंत्री हैं, महासचिव है संदीप, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि आखिरकार इस तरीके से इसमें जो तमाम जो धार्मिक लोग हैं, धर्म के लोग हैं और जो विपक्ष के लोग हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए और इस कानून को जो लागू करने के लिए बहुत अच्छा कार्य प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं जी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला भी बोला। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर यूसीसी के लाने का टाइमिंग क्या है चुनाव के वक्त? क्या बीजेपी एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है लोगों के बीच? देखिए बिल्कुल इस तरीके से संदीप ने जो है साफ तौर पे जो संगठन मंत्री हैं, महासचिव हैं आम आदमी पार्टी के संदीप, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी जो है निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि चुनावों के टाइम पे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये यूसीसी क्यों याद आती है, क्योंकि उससे पहले जो है धारा 100 क्या बता दें 370 हटाई थी, फिर 3 तलाक के बाद जो है बात की जाए 3 तलाक को लेकर के 3 तलाक को लेकर भी इसमें बातचीत हो रही थी। तो उसको देखते हुए कहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 9 साल में अब तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आखिरकार 9 साल में अच्छा कार्य करते तो जनता के बीच में जाते तो जनता इनको वोट देती। लेकिन अब इनके पास में हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करने का समय है और सिर्फ 9 साल में जो कार्य किए उस कार्य को अब तक गिनवाने का कार्य किया जाए तो आखिरकार लोगों के बीच में जाए, जनता के बीच में जाए, तो उसको देखते हुए भी जो है साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने इस पर भी निशाना साधा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दों को एक बार फिर गरमाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धार्मिक मुद्दों को छेड़कर एक अलग माहौल बनाने के प्रयास करते दिख रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों रामचरितमानस के मुद्दे को मौर्य ने छेड़ दिया था और अब उन्होंने पंडे और पुजारियों को धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं है, बल्कि पंडे और पुजारियों की वजह से ही धर्मांतरण हो रहा है। तो विवादों के स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से धर्मांतरण का राग अपनाया है। उन्होंने इसके लिए पंडे और पुजारियों को दोषी बताया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके बाद पूरा बवाल खड़ा हो गया है। एक बार फिर से बीजेपी समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर है। तो लगातार समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से विवादित बयान दिए जा रहे हैं। हम आपको वो ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि धर्मांतरण के पीछे अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं, बल्कि मंदिर में बैठे पंडे और पुजारी हैं, कर्मचारियों का गठजोड़ और सिंडिकेट है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी धर्मांतरण को रुकवाना चाहती है तो भेदभाव को खत्म करे। उन्होंने अपने ट्वीट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जगन्नाथ मंदिर में बाहर से पूजा करने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ भेदभाव किया गया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी अपने ट्वीट में जिक्र किया है। तो आपको बता दें लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू संगठन और साधु समाज पर हमलावर हैं। इससे पहले उन्होंने साधु समाज को आतंकवादी तक बता दिया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवम सोनी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, क्या जानकारी है? स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर लगातार विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, पंडे पुजारियों को इन्होंने धर्मांतरण को लेकर जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर और मठों के जो पंडे पुजारी हैं दिनकर, ये धर्मांतरण को लेकर जिम्मेदार हैं। हालांकि बीजेपी में थे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी गए, बसपा में भी शुरुआती दौर में रहे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दिए गए इस तरह के विवादित बयानों की फहरिस्त लंबी है दिनकर, और ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी मुंह से जहर उगला हो। और ताज्जुब करने वाली बात है, आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि पार्टी उनके बयान को ये पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं मानती। वो कह देती है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है और व्यक्तिगत बयान कह के समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता
पल्ला झाड़ लेते हैं अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से। हालांकि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की जो एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको लेके मुद्दा बनाया था और देश भर में मुद्दा गूंजा। स्वामी प्रसाद मौर्य की कई जगह निंदा भी हुई, कई जगह के तमाम जगह निंदा हुई, साधु संत भी उनके इस विरोध में आ गए। लेकिन बावजूद उसके पता नहीं क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बयानबाजी करते हैं। शायद उन्हें लगता होगा कि इस तरह की बयानबाजी करने से जो उनका वोट बैंक है वो मजबूत होगा, क्या उनसे जो मुस्लिम समाज है वो खुश हो जाएगा या पिछड़े लोग हैं वो खुश हो जाएंगे। इस तरह की बयानबाजी अक्सर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा की जाती रही है। बल्कि कार्रवाई तो दूर, समाजवादी पार्टी इस तरह की बयानबाजी के बाद उनका पद और कद बढ़ा देती है। आपको पता होगा दिनकर, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई, ढोल गवार वाली जो चौपाई है उसके विरोध में जब बोले थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो समाजवादी पार्टी ने कुछ ही दिन बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव का तमगा दे दिया पार्टी में। तो यह स्थिति है समाजवादी पार्टी की, उन नेताओं की और स्वामी प्रसाद मौर्य की। यानी जितना विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिए जा रहे हैं, उतना समाजवादी पार्टी उनको आगे बढ़ा रही है। शुभम, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मेशन की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ऐसे बयान आना जो लगातार हिंदू समाज के ऊपरी तबके को लेकर वो बयान देते हैं। आज उन्होंने कहा एक बार फिर से कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान किया गया है, यानी कहीं ना कहीं वो दलितों को रिझाने की कोशिश में तो नहीं जुटे हैं शिवम? बिल्कुल, ये दलितों को रिझाने की पूरी कवायद है। और आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले थे और ओबीसी आरक्षण को लेकर जब ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला सरकार की ओर से लागू करने में देरी की गई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर ट्रिपल टेस्ट के साथ हालांकि निकाय चुनाव हुए, तब इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश की थी समाजवादी पार्टी ने और ये हर मुमकिन बताने की कोशिश की कि देखिए केंद्र की सरकार और प्रदेश में बीजेपी की सरकार, ये सरकारें पिछड़ा विरोधी हैं, ये सरकारें दलित विरोधी हैं, इसलिए इन सरकारों की मंशा ठीक नहीं है। जाहिर तौर पर इस तरह की बयानबाजी करके बहुत बहुत धन्यवाद शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में योगी सरकार कैबिनेट में कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में नई टाउनशिप स्थापना नीति के संबंध में प्रस्ताव को पास किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश के छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। प्रदेश सरकार सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाई है। आपको बता दें इसके बाद दुर्घटना में मृत्यु होने वाले किसानों को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। आपको बता दें इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा की गई और कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई। उसमें से एक आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत अयोध्या के महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही छोटे किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से आशीष वर्मा जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, क्या जानकारी है, बैठक में क्या कुछ चर्चा की गई और किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक की बात की जाए तो आज कैबिनेट बैठक की गई। कैबिनेट बैठक में करीब 33 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर आज मुहर लगी है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि 33 प्रस्ताव है, 33 सबसे अहम प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव अगर बात की जाए तो मेरठ जो प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज विश्वविद्यालय का नाम चेंज किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए बकायदा जो चीनी मिलें जो बंद पड़ी हुई हैं उनको चालू करने की बात कही गई। यानी कि अगर देखा जाए तो मथुरा में 2009 में जो चीनी मिल बंद हुई थी उसको चालू करने की बात कही गई है। वहीं पीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही गई है। यानी कि अगर देखा जाए जो छोटे शहर है वहां पर पीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही गई है। तो ऐसे करीब 33 प्रस्ताव हैं जिन प्रस्तावों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहर लगाई है। जी
आशीष, आज के इस कैबिनेट बैठक का अहम चीज क्या रहा? क्या शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर या छोटे व्यापारियों को लेकर, किन चीजों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव पर चर्चा की गई और किस पर मुहर लगाई गई? देखिए, ये जो आज की जो कैबिनेट बैठक रही है, इनमें सभी तबके को ध्यान में रख करके ये प्रस्ताव रखे गए थे। चाहे वो शिक्षा की बात कर ले, अगर शिक्षा की बात कर ले तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी चर्चा विमर्श किया गया है, उस पर भी मुहर लगी है। किसानों की अगर बात कर ले, किसानों की जिस तरीके से गन्ना किसानों की अगर बात कर ले, जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी उनको चालू करने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, सबसे अहम अगर बात की जाए तो प्रयागराज की, तो प्रयागराज अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब सरकार बनी थी प्रयागराज का नाम बदला गया था, यानी कि इलाहाबाद से उसको प्रयागराज किया गया था। अब प्रयागराज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का जो नाम है उसको भी बदलने पर मंथन किया गया है, उसका जो नाम होगा उस पर भी मंथन किया गया है। प्रयागराज राजेंद्र प्रसाद के नाम से, राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे करीब 29 प्रस्ताव हैं जिन पर आज चर्चा की गई है, जिन पर आज मुहर लगी है। जी, लेकिन आपने जैसा बताया कि प्रयागराज विश्वविद्यालय के नाम पर मंथन किया जाएगा, लेकिन इस पर शायद विपक्ष एक बार फिर से हावी हो जाए, क्योंकि नामकरण को लेकर हमेशा सरकार निशाने पर आ जाती है। आशीष, देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष में है और विपक्ष का काम लगातार आरोप लगाती रही है। ऐसे में देखिए, नामकरण को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने इससे पहले भी कई जिलों के अलग अलग नाम चेंज किए, चाहे वो प्रयागराज की बात कर ले या फिर अगर बात कर ले अयोध्या की बात कर ले, तो ऐसे कई जिलों के जो नाम है वो चेंज किए गए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से प्रयागराज यूनिवर्सिटी का जो नाम चेंज करके राजेंद्र प्रसाद राजकीय विश्वविद्यालय किया जाना है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल जरूर खड़ा करेगा, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गैंगस्टर से माफिया और फिर राजनेता तक का सफर पूरा कर चुके अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे मामले की जांच के लिए उनकी बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर को भी आयशा नूरी ने संदिग्ध बताया है। साथ ही आयशा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने की मांग की है। वहीं अभी बता दें कि मामले में विशाल तिवारी नाम के वकील की पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को यूपी सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। 3 जुलाई को पीआईएल सुनवाई के लिए लगी है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी। आपको बता दें, अतीक अहमद हत्याकांड के मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। साथ ही उसने असद एनकाउंटर को भी संदिग्ध बताया है, जिसमें अब 3 तारीख को सुनवाई होगी। 3 जुलाई को मामले में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को यूपी सरकार से पीआईएल के बाद स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी जांच की, जिसके बाद 3 जुलाई को पीआईएल पर सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी। आपको बता दें, अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच की मांग को लेकर पहुंची है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच आयोग बननी चाहिए। वहीं अभी बता दें कि मामले में विशाल तिवारी नाम के वकील की पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई की थी और यूपी सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। 3 जुलाई को पीआईएल सुनवाई के लिए लगी है। अब 3 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, क्या जानकारी है? अब अतीक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बिल्कुल दिनकर, देखिए इस मामले में अब अतीक की जो बहन है उनकी तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर 3 जुलाई को उम्मीद की जा रही है कि सुनवाई होगी। इनकी तरफ से जो डिमांड की गई है वो अतीक अशरफ की जो पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी उसकी जांच कराने के साथ ही साथ जो अतीक का एक बेटा जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था, उसका जो इनकाउंटर हुआ था असद, इस मामले की जांच करने के लिए बाकायदा याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में उनके वकीलों की तरफ से। और ये कहा गया है कि ये एक तरह से राजनीतिक मर्डर है, इस तरह के गंभीर आरोप हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले पे क्या कुछ निर्णय आता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से इस मामले में इससे पहले भी एक वकील के जरिए पीआईएल दाखिल की गई थी, न सिर्फ इस मामले की बल्कि कई इनकाउंटर यूपी में हुए थे, उनको लेकर के उसकी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन ये याचिका
अतीक के परिवार की तरफ से दाखिल की गई, उनकी बहन की तरफ से दाखिल की गई और उसमें ये अतीक असफ की हत्या के साथ उसके बेटे के एनकाउंटर की जांच निष्पक्ष कराने की मांग की गई और ये भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करे ताकि इसके निष्पक्ष निर्णय आ सके और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। फिलहाल 3 जुलाई को उम्मीद की जा रही है कि जो पिछली याचिका एक वकील के जरिए दाखिल की गई उसमें सुनवाई होने के दौरान हो सकता है इस मामले में जो याचिका अतीक के परिवार की तरफ से दाखिल की गई उस पर भी सुनवाई हो और उसके बाद ही आगे की क्या स्थितियां होती हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख लेता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि न्याय के लिए अब अतीक का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और अतीक असफ हत्या के मामले में निष्पक्ष न्यायिक जांच जो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से कराई जाने की मांग की है। जी, लेकिन शोएब इससे पहले भी राज्य सरकार की तरफ से भी जांच आयोग की टीम गठित की गई थी, राज्य सरकार भी इसकी जांच करवा रही थी। तो क्या आखिर आयशा नूरी को राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई? और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज की गई थी। यूपी सरकार में जितने भी एनकाउंटर हुए उन सारी चीजों को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना अपने आप में क्या साबित करता है? बिल्कुल दिनकर, जिस तरह का आप सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको राज्य सरकार की जो एक तरह से कह सकते हैं कार्यप्रणाली उस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही किसी रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की, क्योंकि यूपी सरकार ने इस घटना के बाद न्यायिक आयोग का गठन किया था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश जो रिटायर्ड हैं उनकी अध्यक्षता में ये पूरी जांच टीम है, 5 सदस्यीय टीम है जिसमें इसमें 2 चीफ जस्टिस हैं रिटायर्ड, उनकी कमेटी बनाई गई और ये मामला न सिर्फ उनके पास पहुंचा बल्कि इसकी जांच भी काफी आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में ये याचिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहीं ना कहीं इस आयोग पर ना भरोसा करते हुए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के कमेटी बना करके जांच कराने की मांग करना इस बात की ओर जरूर संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो आरोप इनकी तरफ से है वो यूपी सरकार पर ही है कि उनकी मिली भगत से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जी, इसके साथ ही पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट की स्टेटस मांगी गई थी। तो शोएब, क्या जानकारी है, क्या राज्य सरकार ने पूरी स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर ली है? उनमें किन चीजों को शामिल किया गया है? क्या जो कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर जो वारदात हुई थी, सारी तफ्तीशों को जो उसको रिक्रिएट किया गया था सीन को, उन सारी चीजों को उसमें शामिल किया गया है? देखिए बिल्कुल दिनकर, ये जो मामला चूंकि अब जो आयोग जांच कर रहा है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक मजबूत कह सकते हैं कि पक्ष होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब इनसे सवाल इस मामले में करेगा इस पूरी घटना के बारे में तो उनकी तरफ से ये जवाब जरूर दिया जाएगा कि एक जी। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर जिले के किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक दबंग ने एक युवती को अगवा करने और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही दबंग ने युवती का हश्र दिल्ली के साक्षी हत्याकांड जैसे करने की बात भी कही। बता दें कि मंगलवार को युवती काम से लौट रही थी, तभी इस दौरान दबंग ने बीच सड़क पर खींचकर युवती का फोन तोड़ दिया और उसे अगवा करने का प्रयास किया। मौके पर लोगों को इकट्ठा देख दबंग वहां से फरार हो गया। युवती ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो कानपुर की यह खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां युवती के अपहरण की कोशिश की गई है। साथ ही अपहरण करने वाले ने साक्षी हत्याकांड को दोहराने की धमकी दी। धमकी देते हुए कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से साक्षी हत्याकांड हुआ है उसी तरीके से तुम्हारे साथ भी होगा। मौके पर लोगों को इकट्ठा देख दबंग वहां से फरार हो गया। आपको बता दें कि युवती का फोन वहीं पे दबंग ने तोड़ दिया। युवती काम से लौट रही थी, उस वक्त युवती को धमकी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि दबंग ने एक युवती को अगवा करने और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही इस दबंग ने युवती का हश्र दिल्ली के साक्षी हत्याकांड जैसे करने की बात भी कही। बता दें कि मंगलवार को युवती काम से लौट रही थी। इस दौरान दबंग ने बीच सड़क पर खींचकर युवती का फोन तोड़ दिया और उसे अगवा करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने इकट्ठा होते देख दबंग वहां से फरार हो गया। युवती ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि कानपुर के किदवई नगर का यह घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां दबंग युवक ने युवती का अपहरण की कोशिश की। साथ ही उसने युवती को धमकी दिया और कहा कि दिल्ली के साक्षी हत्याकांड जैसा हश्र कर दूंगा।
बीच सड़क पर युवती का फोन भी तोड़ दिया है युवक ने। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से युवक युवती को साइड में ले जाता है और उसे अगवा करने की कोशिश करता है। साथ ही आपको एक व्हाट्सएप चैट भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें युवक ने बंदूक की तस्वीर भेजी है, साथ ही धमकी भी दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कमलेश कुमार कानपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या जानकारी है, पूरा मामला क्या है? आखिर यह युवक युवती को सरेआम ऐसे परेशान क्यों कर रहा था? सर ये जो दबंग युवक किदरमई नगर के हैं जी, और वो युवक जो है सर सड़क पे जाता है और इसके पहले जो युवती जो काम करके लौट रही थी घर पे जी, और सर ये जो दबंग युवक है ये जो उसे जान से मारने और अगवा करने की धमकी देनी है और बोले कि जो दिल्ली के हत्याकांड साक्षी के साथ हुआ था वही तुम्हारे साथ भी करेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को जो काम पर लौट रही थी तो दबंग ने बीच सड़क पर युवती का मोबाइल भी तोड़ दिया और इसी सूचना पर जो शोर मचाई युवती तो लोग इकट्ठा हो गए और इसके इकट्ठा होने से डर के मारे जो है वो जो हत्याकांड करने अगवा करने प्रयास कर रहा था दबंग वो भाग निकला था सर। जी, यह युवक कहाँ का रहने वाला था? क्या युवक पहले से ही युवती को जानता था? क्या कुछ उसके आपस में ताल्लुकात थे? सर ये इसकी पुरानी कोई रंजिश भी लग रही है, लेकिन अभी बताया नहीं जाता क्योंकि युवती अभी बयान नहीं दे पाई है कि सर ये किस तरह का आदमी अचानक उसके साथ ये घटना घट गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कानपुर के किदनई नगर की घटना आपके साथ हम साझा कर रहे थे। फिलहाल 5 शहर 5 खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।